बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड, अब जो है वो हम विंड को एज इकोलॉजिकल फैक्टर जो है वो पढ़ेंगे। विंड को हम डिफाइन करते हैं, एयर इन मोशन इज कॉल्ड विंड। हवा जब चल रही होती है, हवा जब ब्लो करती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। अब हम देखेंगे इसकी विंड की हवा के चलने के क्या इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, क्या इफ़ेक्ट है हमारी वेजिटेशन के ऊपर। दो तरह से हम इसके इफ़ेक्ट को नोट करेंगे, एक डायरेक्ट इफ़ेक्ट्स हैं और कुछ जो है वो इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट हैं। पहले हम देखते हैं डायरेक्ट इफ़ेक्ट्स ऑफ विंड। अप रूटिंग ऑफ प्लांट। देखिए, तेज़ हवाएं जो हैं, आंधियाँ वगैरह आती हैं तो वो प्लांट की अप रूटिंग का बायस बनती है। दरख्त जो हैं वो बड़े जो हैं वो उखड़ सकते हैं, ज़मीन से उखड़ के जो हैं वो फिर डेड हो जाते हैं, तो ये अप रूटिंग का बायस बनते हैं, दरख्तों के उखड़ने का बायस बनते हैं। इसके बाद है डीफॉर्मेशन ऑफ प्लांट, कि ऐसे इलाके जहाँ पे कंटिन्यूसली जो है वो विंड हवा जो है वो मोशन में रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो कि सहरा कहते सॉरी साहली इलाकों के प्लांट जो होते हैं, तो समुंदर की तरफ से हवाएं चल रही होती हैं तो वो कंटिन्यूसली इसी डायरेक्शन में चलती रहती हैं, यूनी डायरेक्शन में चलती रहती हैं कि समुंदर से ज़मीन की तरफ को हवाएं चल रही होती हैं। तो जो साहली इलाकों के प्लांट्स होते हैं उनके फिर जो ब्रांचेस वगैरह निकलती हैं तो वो उसी डायरेक्शन में जो है वो निकलती हैं जिस डायरेक्शन में विंड चलती है, क्योंकि उसके अपोजिट डायरेक्शन में निकलें तो फिर जो है वो उनके टूटने का ख़तरा रहता है। तो ऐसे प्लांट जो हैं वो अपनी ब्रांचेस को उसी तरफ को जो है वो मोस्टली निकालते हैं जिस तरफ जो है वो हवा की डायरेक्शन होती है, ताकि उनसे टूटने का ख़तरा जो है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। तो इस तरह ये प्लांट की डीफॉर्मेशन का बायस बनता है। प्लांट की जो ओवरऑल लुक होती है वो डीफॉर्म हो जाती है ड्यू टू कंटिन्यूस एयर जो है वो अगर एक ही डायरेक्शन के अंदर जो है वो मूव करती रहे। और ये मोस्टली जो है वो साहली इलाकों में होता है कि समुंदर से हवाएं जो हैं वो इस तरफ को चलती रहती हैं, तो उन इलाकों में जो प्लांट्स होते हैं वो फिर अपनी ब्रांचेस वगैरह को उसी तरफ को निकालते हैं जिस तरफ को हवाएं चल रही होती हैं। ब्रेकिंग ऑफ प्लांट पार्ट, तेज़ हवाएं जो होती हैं, आंधियाँ जो होती हैं, वो प्लांट की ब्रांचेस के टूटने का बायस भी बनती हैं, उनके दूसरे पार्ट जो हैं उनके भी ब्रेक का बायस बन सकती हैं। फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, तेज़ हवा जो है वो दरख्तों से फल बनने से पहले ही फ्लावर्स को जो है वो ब्रेक कर सकती है। फ्रूट अगर बन भी जाए, अभी पके नहीं हैं, उससे पहले जो है उनको तोड़ के जो है वो नीचे गिरा सकती है। तो हवाएं जो हैं वो फ्रूट्स की और फ्लावरिंग के टूटने का बायस बन सकती हैं। डवार्फिंग ऑफ प्लांट, जब हवाएं चलती रहती हैं तो कंटिन्यूसली ट्रांसपरेशन इंक्रीज रहती है। तो ट्रांसपरेशन जब इंक्रीज रहेगी, ट्रांसपरेशन रेट जब बढ़ जाएगा तो फिर प्लांट के जो सेल्स होते हैं वो वाटर को अपने अंदर इतना ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाएंगे। जब होल्ड नहीं कर पाएंगे तो वो टर्गर प्रेशर उनके अंदर उतना डेवलप नहीं करेगा। तो टर्गर प्रेशर अगर कम हो जाए तो प्लांट के सेल्स ने उसी टर्गर प्रेशर की वजह से ही अपना साइज़ इंक्रीज़ करना होता है, तो उसका साइज़ जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगा, जिसकी वजह से ओवरऑल प्लांट जो है वो डवार्फ रह जाएगा, उसका कद जो है वो छोटा रह जाता है। क्या होता है कि देखिए, जब हवाएं चलती रहती हैं, ट्रांसपरेशन इंक्रीज़ रहती है, तो प्लांट के सेल्स के अंदर उतना ज़्यादा जो है वो टर्गर प्रेशर डेवलप कर ही नहीं पाता, जिसकी वजह से वो अपना साइज़ इंक्रीज़ कर पाए। क्योंकि टर्गर प्रेशर ही एक्चुअली जो है वो उसके साइज़ के इंक्रीज़ का बायस बनता है। तो ऐसे प्लांट जिनमें फिर टर्गर प्रेशर सही तरह डेवलप नहीं हो पाता, वो कद में छोटे रह जाते हैं, इसको हम कहते हैं डवार्फिंग ऑफ प्लांट। इसके बाद है लॉजिंग। हमने देखा कि मुख्तलिफ इलाकों में जैसे गंदम है ग्रो की हुई, तो अगर तेज़ आंधियाँ आ जाएं तो गंदम के प्लांट जो हैं वैसे ज़मीन के ऊपर लेट जाते हैं। ये प्रोसेस कहलाता है लॉजिंग। लॉजिंग क्या होती है कि तेज़ हवाओं की वजह से इस तरह हर्बेशियस प्लांट का, जैसे वीट वगैरह है, उसका जो है वो ऐसे ज़मीन के ऊपर लेट जाना, पौधे जो हैं वो ऐसे फ्लैट हो जाते हैं सतह के ऊपर। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, लॉजिंग। और इसकी वजह से यील्ड में कमी आ जाती है और दाने जो होते हैं वो दूसरे किसी भी इंसेक्ट अटैक के जो है ना वो ज़्यादा वुल्नरेबल हो जाते हैं इंसेक्ट अटैक के खिलाफ। तो लॉजिंग जो है इसके खिलाफ बहुत सारी रेजिस्टेंट वैरायटीज़ जो हैं वो अब बनाने की कोशिश की जाती है। इसके बाद है अब्रेसिव एक्शन ऑफ पार्टिकल्स, कि अगर ऐसे सारे इलाके हैं या जो है रेगिस्तान वगैरह, सहरा वगैरह में, वहाँ पे क्या है कि जब हवाएं चलती हैं तो उनके अंदर डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, उनके अंदर रेत के पार्टिकल्स हो सकते हैं, मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं। तो ये हवाएं जब तेज़ी से प्लांट की सतह के साथ टकराती हुई जाती हैं तो वो डस्ट के पार्टिकल्स, वो रेत के पार्टिकल्स, वो जो हैं
वो प्लांट की सतह के साथ रगड़ खाते हुए जाते हैं, जिसकी वजह से लीफ के अंदर, स्टेम के अंदर जो है वो herbaceous पार्ट्स को जो है वो डैमेज कर सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, अब्रेसिव डैमेज कहते हैं, अब्रेसिव एक्शन ऑफ पार्टिकल्स का नाम देते हैं। डेसिकेशन, चलती हुई हवाएं ज़्यादा जो है वो ट्रांसपरेशन का बायस बनती हैं। अगर सॉइल में पानी कम है और ऊपर से ट्रांसपरेशन ज़्यादा होती जा रही है तो ऐसी सूरत में प्लांट के पानी की कमी हो जाएगी, प्लांट मुरझाया जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड डेसिकेशन। अब हम देखते हैं इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट्स। ट्रांसपरेशन जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी, क्योंकि जब हवाएं चलती रहेंगी तो जो एयर होती है जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ लीफ, उसमें जो है ना वाटर वेपर जैसे ही पहुंचेंगे वो वहाँ से मूव कर जाएगी, तो पीछे से जब ज़्यादा ड्राई एयर आ जाएगी तो ट्रांसपरेशन जो है उसकी वजह से क्या रहती है, इंक्रीज़ रहती है। स्टंटेड ग्रोथ, ज़्यादा हवाओं की चलने की वजह से प्रॉपर जो है वो टर्गर प्रेशर जो है वो डेवलप नहीं कर पाता, तो प्लांट जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो ग्रोथ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ग्रोथ जो है उसके लिए वाटर जो है वो नीडेड है, वो ट्रांसपरेशन के ज़रिए से तेज़ी से वहाँ से क्या होता है, निकलता जाता है। इसलिए ऑर्गन्स जो हैं प्लांट के वो फुली जो है वो डेवलप नहीं कर पाते जैसे उनको डेवलप करना चाहिए। इसी तरह सॉइल एरोजन, जब हमारी तेज़ चलती हैं तो ऐसी जगह जहाँ पे वेजिटेशन मौजूद नहीं है तो वहाँ से फिर वो सॉइल की ऊपर वाली सतह को, मट्टी वगैरह को उड़ा के अपने साथ ले जाती हैं, उसी के अंदर न्यूट्रिएंट वगैरह मौजूद होते हैं। इसको हम कहते हैं सॉइल एरोजन, और हम उर्दू में इसको ज़मीनी कटाव का नाम देते हैं। तो तेज़ हवाएं जो हैं ऐसी जगहों पे जहाँ पे वेजिटेशन जो है वो मौजूद नहीं होती, वहाँ पे ज़मीनी कटाव का बायस बनती हैं। ज़मीनी कटाव है क्या कि हवाएं जब चलेंगी तो अपने साथ जो है वो सॉइल की अपर सरफेस जो है, अपर लेयर जो है उसको उड़ा के ले जाएंगी मट्टी को, तो उसमें जो है वो फिर जो न्यूट्रिएंट वगैरह होते हैं वो उसी लेयर के अंदर मौजूद होते हैं, वो भी पार्टिकल्स के साथ चले जाएंगे, तो वो इलाका जो है वो कंटिन्यूसली ज़मीनी कटाव वहाँ पे होता रहे तो वो बंजर हो सकता है। उसके बाद है डिस्पर्सल ऑफ पोलन ग्रेन फॉर पोलिनेशन। जो पोलन ग्रेन जो है इनका एक प्लांट से, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक ट्रांसफ़र होना, उसमें विंड बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होती है कि यहाँ से विंड जो है उसमें पोलन ग्रेन जो है वो शामिल होकर दूसरे फ्लावर के ऊपर जो है वो गिर सकते हैं। इस तरह जो है वो पोलिनेशन का प्रोसेस जो है वो भी विंड डिपेंडेंट होता है। ये और भी एजेंसीज की वजह से कैरी ऑन हो सकता है, लेकिन विंड भी उसमें एक फैक्टर है। इस तरह डिस्पर्सल ऑफ सीड एंड फ्रूट्स है। सारे सीड जो है वो विंड डिपेंडेंट डिस्पर्सल होती है उनकी, उसमें ऐसे सीड्स का वेट जो होता है वो लो रखा जाता है और इसमें कुछ एडिशनल स्ट्रक्चर वगैरह, विंग्स वगैरह वो ऐड किए जाते हैं ताकि ये हवा के ज़रिए से जो है वो एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स हो जाएं। अगर डिस्पर्स ना हो पाए तो फिर उसी जगह पे गिरते रहेंगे तो प्लांट जो है वो करीब करीब एक दूसरे के ग्रो कर जाएंगे, उनके दरमियान में न्यूट्रिएंट्स का जो है वो कंपटीशन पैदा हो जाएगा। तो दूसरी जगहों पे दूसरी हैबिटेट्स को एक्सप्लोर करने के लिए जो सीड जो है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी डिस्पर्सल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो विंड जो है वो इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। ये हमने विंड के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्फेक्ट देखे। इसके साथ हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।